5 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी में। अवार्ड, अपॉइंटमेंट, रैंक एंड रिपोर्ट, स्पोर्ट और ये जो सबमिट्स वगैरह होती हैं, इनमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। 20 मार्च को कोविड लगा था कुछ, उससे पहले मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को अपनी लाइफ में करना क्या है। एक गेम हुआ करती थी पबजी करके, वो मैं पूरे दिन रात खेल रहा हूँ। उससे मैं एक दिन में 8-8 घंटे पुट कर रहा हूँ, और कोई 4 घंटे पुट कर रहा है सोशल मीडिया चला के, तो उसके महीने बढ़ जाएंगे। तो मैंने आवर्स पे कंसंट्रेट किया कि मेरे को अपने आवर्स बढ़ाने। माई इंस्पिरेशन इज लाइक माई फादर, क्योंकि उनने बहुत कुछ सफर किया है। हेलो एस्पिरेंट्स। आज हमारे साथ एसएससी टॉपर यश जैन जुड़े हैं, जिनके हाल ही में एसएससी सीजीएल 2021 का रिजल्ट आया है और इन्होंने उसमें 62 रैंक प्राप्त की है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन यश ऑन क्रैकिंग दिस प्रेस्टिजियस एग्जाम। ये आपको थैंक यू। कैसा लग रहा है यश? क्योंकि रिजल्ट अभी कुछ दिनों पहले ही आया है, तो कैसा फील कर रहे हो आप अभी? मतलब फील तो काफी अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि टॉप 100 में रैंक लाना थोड़ा टफ होता है, पर फाइनली आ गई तो काफी अच्छा फील कर रहा हूँ मैं इस टाइम। ओके, तो आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, फैमिली बैकग्राउंड, थोड़ा सा आप इसके बारे में मुझे बताएं। जैसे कि मेरा नाम यश जैन है, और मैंने अपनी इनिशियल स्टडीज मुरैना एमपीसी की थी। फिर मैंने अपनी कॉलेज इंजीनियरिंग इंदौर से की, एंड देन मैंने एसएससी का एग्ज़ाम देना शुरू किया था। सो माय फर्स्ट अटेम्प्ट वाज 2020। उससे पहले मैंने 2019 वाला भी दिया था, बट उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन वगैरह एंड ऑल कुछ भी नहीं हुई थी, जस्ट फॉर अ ट्रायल बेसिस की एग्ज़ाम का पैटर्न देखने के लिए। एंड 2020 में मैंने जब दिया था तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 224 थी उस टाइम, तो मुझे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज की पोस्ट अलॉट हुई थी। और इस साल मेरी रैंक 62 है, तो उसमें मुझे डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट अलॉट हुई है। आपने कभी सोचा था प्रिपरेशन टाइम पे कि आप टॉप 100 में आ पाओगे और 62 रैंक आपको मिलेगी? नहीं, टॉप 100 का तो मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लाइक जस्ट अ नॉर्मल एस्पिरेंट, मैंने सोचा था कि बस सिलेक्शन हो जाए जैसे तैसे, कि बस हाँ ठीक ठाक पोस्ट मिल जाए। तो बस वही सोचा था। टॉप 100 वॉज लाइक अ मेरिकल फॉर मी, तो वो काफी अच्छा। आ, तो अब हम थोड़ा सा एसएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एसएससी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मुझे लगता है यश, वो है प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स की ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एक एस्पिरेंट की, और आपकी क्या एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी प्रीलिम्स को लेकर? तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इसमें कंबाइंड ही होती है, क्योंकि एसएससी का पैटर्न ही, जैसे पहले जो पैटर्न होता था उसमें प्रीलिम्स में 4 सब्जेक्ट्स आते थे: जीएस, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। और मेंस में मैथ्स और इंग्लिश आते थे। लेकिन अब जो पैटर्न हो गया है, जो अभी चेंज हुआ है पैटर्न, उसमें प्री में भी चारों सब्जेक्ट आते हैं और मेंस में भी चारों सब्जेक्ट आते हैं। तो मैंने तैयारी उन दोनों को कंबाइन करके की थी। मतलब ऐसे अलग से प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं की थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता है वो मेंस में भी रिपीट हो जाता है। तो मैंने कंबाइंड ही की थी। तो मैंने प्रीलिम्स से पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, एंड देन मैंने मॉक टेस्ट शुरू किए थे। फिर प्रीलिम्स के बाद तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, क्योंकि मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने मॉक टेस्ट से अपनी पूरी मेंस की तैयारी की, और उस टाइम जैसे मैंने पहली बार एग्जाम जब दिया था, तो मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम थोड़ा बिगड़ गया था, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन वीक थी। तो मैंने अपने प्रीलिम्स के बाद कैलकुलेशन पर बहुत काम किया। कैलकुलेशन इंप्रूव करने से एग्जाम में टाइम काफी बच गया था, तो इंटीग्रेटेड ही तैयारी की मेरी दोनों की। ओके। वैसे भी मतलब मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कैलकुलेशंस वगैरह का। तो ये आपने बहुत सही चीज यहाँ पर डिस्कस की है। तो अब आते हैं प्रीलिम्स के कुछ सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी में। जैसे मैथ्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? क्योंकि मैथ्स बहुत सारे लोगों के लिए एक फोबिया होता है, डिफिकल्ट भी लगता है सब्जेक्ट उनको। तो मैथ्स के लिए आपने क्या किया? मैथ्स के लिए सबसे पहले तो सिलेबस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो होते हैं, एक तो अर्थमेटिक होता है और एडवांस होता है। एडवांस का सिलेबस काफी वास्ट है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दें, क्योंकि बिना सिलेबस के, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया या प्रीवियस ईयर का कोई पेपर दिया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस कॉन्सेप्ट का है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा कि मेरा क्वेश्चन गलत हुआ तो मुझे कहाँ से रिवीजन करना है। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस कंप्लीट किया। मेरे को याद है अभी भी, 9 जनवरी 2021 को मैंने शुरू किया था अपना सिलेबस कंप्लीट करना। उसके बाद 6 या 7 महीने अराउंड में मैंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। फिर प्रीलिम्स का एग्जाम एक ही महीने बाद था, तो फिर उसमें मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, तो ठीक ठाक स्कोर कर लिया था उसमें। फिर मेंस में तो काफी अच्छा स्कोर किया था उस टाइम। तो सिलेबस कंप्लीट एंड देन रिवीजन प्लस मॉक। और सिलेबस के साथ साथ भी आप रिवीजन करते जाएं अगर पिछला चैप्टर भूल रहे हैं तो। ओके ओके। जैसे आपने बताया यहाँ पे सिलेबस को आपने फर्स्ट कंप्लीट करने की कोशिश की,
कंप्लीट करने की तरफ आप गए। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि एसएससी की प्रिपरेशन में 6 मंथ सफिशिएंट है, 1 ईयर सफिशिएंट है, कितने समय में एसएससी की तैयारी अच्छे से की जा सकती है? मेरे हिसाब से तैयारी के लिए 6 to 8 मंथ मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि मैंने खुद मतलब उससे पहले मैंने थोड़ा सा यूट्यूब से पढ़ा था 9 जनवरी से पहले, बट वो मेरे को सफिशियंट नहीं लगा। फिर उसके बाद मैंने पूरा सिलेबस इनिशियल से स्टार्टिंग किया, क्योंकि मेरे बेसिक कंसेप्ट ही वीक लग रहे थे मेरे को। तो मैंने इनिशियल से स्टार्टिंग किया, और 9 जनवरी के बाद मुझे याद है अगस्त या जुलाई में कुछ प्री का पेपर था, तब तक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट था। तो 6 to 8 मंथ में सिलेबस तो बहुत आसानी से कंप्लीट हो सकता है, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। लाइक उन दिनों की मुझे याद है, मैं रात में 2-2 बजे कुछ सोया करता था, और अपने आप मेरी 5-6-7 बजे नींद खुल जाया करती थी। तो मतलब काफी पढ़ाई की थी उस टाइम, मैंने पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई काम किया भी नहीं था। तो मतलब आप अगर फुल्ली डेडिकेटेड हैं तो 6 to 8 मंथ बहुत सफिशियंट है सिलेबस कंप्लीट करने के मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस का भी राज होगा आपका, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट से जब इंटरेक्ट करता हूँ यही बात बोलता हूँ कि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हो पाएगा। कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जब आपने अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है। तो ये बहुत सही चीज आपने यहाँ पर बताई है। तो अब आते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं उनका मैथ्स रीजनिंग कवर कर लेते हैं वो, लेकिन जनरल अवेयरनेस में प्रॉब्लम आती है। तो जनरल अवेयरनेस को आपने कैसे कवर किया? जनरल अवेयरनेस एक तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और एसएससी में जो जनरल अवेयरनेस पूछते हैं वो अलग ही लेवल की पूछते हैं, मतलब वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। लाइक मेरे को याद है कि कहीं के राजा का नाम पूछ लिया था, जम्मू कश्मीर के राजा का, एंड एक बार शायद हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, ये तक पूछ लिया था। एसएससी में जनरल अवेयरनेस कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, एक तो करंट अफेयर्स वाला अपना पार्ट डिवाइड किया, और एक स्टैटिक वाला पार्ट अपना डिवाइड किया। तो करंट अफेयर्स वाला पार्ट इज लाइक मैं रोज 10 मिनट की, कोई भी 10 से ऊपर या 10-12 मिनट से ऊपर कोई वीडियो नहीं देखता था। उसके 1 पेज के डेली के नोट्स बना लेता था, उन्हें रिवाइज करता रहता था, और फिर उन्हें मंथ के एंड पे पूरा रिवाइज कर लेता था। तो करंट अफेयर्स का ये किया। प्लस एक वेबसाइट थी करंट अफेयर्स डॉट अड्डा 247, वहां से सेक्शन वाइज भी मिल जाते थे मुझे, तो मैं उन्हें मंथ वाइज, और जैसे 5 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी में: अवार्ड, अपॉइंटमेंट, रैंक एंड रिपोर्ट, स्पोर्ट्स, और ये जो समिट्स वगैरह होती हैं, इनमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इनके तो प्रॉपर नोट्स बना लेता था कि इनका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो करंट के लिए तो मैंने ये किया कि डेली भी करता था और मंथली भी रिवाइज कर लेता था, मतलब सेक्शन वाइज नोट्स अपने बना ही लेता था एग्जाम से पहले। फिर आता है स्टैटिक पार्ट। इसमें बच्चों को इतना कंफ्यूजन होता है कि लाइक बाकी सब्जेक्ट्स हैं ही नहीं इस दुनिया में, जीएस ही जीएस पढ़ते रहते हैं पूरे दिन, 4-5 घंटे जीएस पढ़ा, मैथ और रीजनिंग 2-2 घंटे। तो मतलब सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, और मैथ और रीजनिंग में स्कोर करने का वो स्कोप जो है बहुत ज्यादा है, जीएस से भी ज्यादा। तो मेरा ऐसा होता था कि मैं एक पेड कोर्स से पढ़ता था, मैं उनकी क्लासेस कर लेता था। लाइक मैंने बायोलॉजी की जो 30 या 40 क्लासेस थी 15-20 दिन में खत्म की, और फिर उसी का रिवीजन करूंगा। मैं और कहीं जाऊंगा ही नहीं, प्रीवियस ईयर करूंगा और बस उन क्लासेस का रिवीजन करूंगा। मैं अपने टीचर पे भरोसा रखूंगा, अपने कंटेंट पे रखूंगा। अब इससे बाहर अगर आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार को क्वेश्चन छूट जाए, पर मैं बाकी सब्जेक्ट पे भी बराबर ध्यान देता था। तो जीएस इज लाइक रोज 2 घंटे क्लासेस की, 2 घंटे से ऊपर मैं नहीं जाता था जीएस में। उसमें से अगर आ रहा है तो ठीक है, एग्जाम तक बस मैंने यही किया। तो मेरे को अपने कंटेंट पे भरोसा था, ऐसे ऐसे करके मैंने एक एक सब्जेक्ट खत्म करता गया। जैसे पहले बायोलॉजी कर ली, फिर हिस्ट्री कर ली, साइंस एंड टेक कर लिया। तो मैं एक एक सब्जेक्ट करके जीएस ऐसे करता गया, नोट्स बना लेता था साथ में, उन्हें रिवाइज करता था। ओके, यहाँ पे नोट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब भले ही वो एसएससी की प्रिपरेशन हो या यूपीएससी की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, तो नोट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि यहाँ पर यश ने भी बताया। यश, आपका डेली स्केड्यूल क्या होता था? मतलब कितना घंटे आप किस सब्जेक्ट को देते थे, कितने आवर्स आपकी मतलब पढ़ते थे जब आप शुरुआत कर रहे थे, और फिर कैसे कैसे वो चीजें चेंज हुई? हाँ, तो जब मैंने शुरुआत की थी तो लाइक मैं लेट नाइट स्टडी करता था, 2-3-4 भी बज जाते थे। तो तब तक मैं 2-3-4 बजे तो अपना मैथ पढ़ता रहता था, मैथमेटिक्स में मेरे को इंटरेस्ट आता था तो मैं पढ़ता रहता था। फिर जब मेरी सुबह नींद खुलती थी, जब भी 8 बजे 7 बजे, मतलब जब भी नींद खुल गई, 9 बजे भी खुल गई, तो मैं उठते से ही अपनी वोकैब पढ़ने लगता था, क्योंकि वोकैब इज लाइक आप फ्रेश माइंड से पढ़ोगे ना, तो वो आपको जल्दी रिटेन होगा। तो वोकैब, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब पढ़ता रहता था। फिर मैं अपना एक सब्जेक्ट उठाता था, मैथ या रीजनिंग में से, मैं दोनों साथ में नहीं पढ़ पाता था। तो हम्म। मैथ या रीजनिंग में से मैंने एक सब्जेक्ट उठाया, और उसका जैसे कोई, जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर उठाया, तो फिर मैं उसे ही 2-3 दिन वही चैप्टर करता था, जब तक वो मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए। प्रीवियस ईयर पूरे कंप्लीट कर लेता था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लेता था अच्छे अच्छे, कि जिससे जब भी मैं उस चैप्टर को कंप्लीट करके उठूं तो वो मेरा पूरा सॉलिड होके निकले, एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो।
तो मैं ये कर लेता था। और फिर रात में जो सोने से पहले 3-4 बजे जब मैं मैथ पढ़ के उठता था, एक बार जो सुबह मैंने वोकैब पढ़ी थी वो रिवाइज कर लेता था, क्योंकि वोकैब में रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं इंग्लिश को सुबह और लेट नाइट के टाइम पे रखता था। बीच में दिन के टाइम में ग्रामर की प्रैक्टिस भी कर लेता था 1-1.5 घंटे, जब मैथ से मेरा थोड़ा मन उठ जाता था। और इसमें 2 घंटे जीएस की अपनी करंट अफेयर्स और क्लासेस लगा लेता था। बाकी पूरे दिन में मेरा यही चलता था कि मैथ करूंगा, उसमें बीच बीच में जो टाइम मिलेगा 1 घंटे मैंने जीएस कर ली, फिर इंग्लिश पढ़ ली। तो मैं ऐसा शेड्यूल चलता था। लेकिन फिर प्री के बाद मेरा स्लीपिंग शेड्यूल बहुत बेकार था। तो लाइक मैं 2 बजे सो रहा हूँ, 3 बजे सो रहा हूँ, तो उससे मेरी थोड़ी प्रीलिम्स में बेकार स्कोर आया। मैथ में 30 आउट ऑफ 50 ही आए थे मेरे, जो कि मतलब उतना अच्छा स्कोर नहीं होता है। फिर मैंने अपना शेड्यूल पूरा बदला। मैं 9 या 10 बजे फिर सो ही जाता था, कि फिर 8 घंटे की नींद लेता था, सुबह 8 बजे उठ के फिर मैं अपना प्रॉपर वोकैब पढ़ता था, फिर घंटे के हिसाब से कि मैथ का ये चैप्टर पढ़ना है। फिर मैंने प्रॉपर शेड्यूल बनाया मेंस के बाद, क्योंकि अगर प्रॉपर शेड्यूल नहीं होगा तो एग्जाम वाले दिन भी आपको नींद नहीं आएगी, और हम्म, आपको नाइट सोने की आदत है तो फिर हम्म। मैंने पूरा बदला, और मेंस का मेरा एग्जाम बहुत सॉलिड गया। उस टाइम मेरे 366 आए थे 400 में थे, तो जो कि काफी ठीक स्कोर होता है। तो यहाँ पर जैसे आपने बताया एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको अपनी नींद का भी देखना है कि कितने आवर्स आप सो रहे हो, नहीं तो वो मोटिवेशन ही नहीं आ पाएगा। मतलब आप पढ़ोगे, नींद आने लगेगी, या मतलब आप उसको कैरी ऑन नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे आपने मेंशन की है। अब आते हैं इंग्लिश के ऊपर। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हिंदी मीडियम के भी एसएससी का एग्जाम देते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी इंग्लिश सही नहीं है, तो उसको कैसे इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और आपने ओवरऑल इंग्लिश की क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, इंग्लिश को कैसे कवर किया? इंग्लिश को मैंने अपना 3 पार्ट में डिवाइड किया था। इंग्लिश, एक तो कंप्रीहेंशन वाला पार्ट होता है, इसमें आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ती है। दूसरा आपका ग्रामर वाला पार्ट होता है, जो आप कहीं से भी किसी भी टीचर से पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हो, वो इंप्रूव हो जाएगा। एक वोकैब वाला पार्ट होता है। तो सबसे पहले कंप्रीहेंशन पे आ जाते हैं। कंप्रीहेंशन के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, नोवेल पढ़ सकते हैं। मेरे से दोनों ही नहीं पढ़ी गई। मैंने ट्राई किया था, 2-2 3-3 दिन न्यूज़पेपर भी मेरे से नहीं पढ़ा गया, ना नोवेल। तो फिर मैंने एक तरीका अपनाया कि मेरे को रीडिंग हैबिट अपनी अच्छी करनी थी, तो मैं एनसीईआरटीज पढ़ता था। जैसे हिस्ट्री की आप एनसीईआरटीज पढ़ोगे 6, 7, 8 क्लास की, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो इसमें आपके डुअल बेनिफिट्स हो रहे हैं। एक तो आपकी जीएस भी इंप्रूव हो रही है, दूसरी आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी हो रही है, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी में काफी अच्छे वर्ड्स भी दिए रहते हैं, और वोकैब भी मिल ही रही है आपको। तो 3 चीज का फायदा हो रहा था इससे। तो मैंने कि एनसीईआरटी से ही मैं कंटिन्यू करूंगा अपनी रीडिंग हैबिट। पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ लेता था, कभी कभी ज्योग्राफी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो वो वहां से मेरी रीडिंग एबिलिटी अच्छी हो गई। फिर मैं आया ग्रामर वाले पार्ट में। ग्रामर वाले पार्ट में ऐसा है कि अगर आप पेड कोर्स ले सकते हैं तो किसी टीचर से पढ़ लीजिए। मैंने भी एक पेड कोर्स लेके पढ़ा था, या फिर यूट्यूब पे भी काफी वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां से कर सकते हैं। उसके बाद मेन जो पार्ट आता है वो प्रैक्टिस वाला आता है, कि ग्रामर के आपने जैसे रूल तो याद कर लिया कि हार्डली के साथ क्या आता है, स्कॉर्टली के साथ क्या आता है, कब वैन आएगा, कब देन आएगा, आप याद तो कर लोगे। लेकिन जब एग्जाम में जाओगे आप, तब आप उस कॉन्सेप्ट को भूल जाओगे और आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। तो मैंने इसकी प्रैक्टिस के लिए एक तो मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस हो जाती थी, इनकी जो भी क्वेश्चन गलत होता था उसे मैं नोट कर लेता था। दूसरा है, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक बुक ली थी, मिरर ऑफ कॉमन एरर करके। उसमें क्या है, प्रैक्टिस सेट दिए हैं, मतलब मिक्स प्रैक्टिस दी है, चैप्टर वाइज नहीं दिए। तो उसके मैं 5-5 सेट रोज लगा लेता था, तो जो भी गलतियां होती थी उन्हें मैं नोट कर लेता था। तो उससे मेरे को पता चल जाता था मैं गलतियां कहाँ कर रहा हूँ, और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप सिर्फ रूल याद करोगे और वो रूल एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो मैंने वहां से पकड़ा कि ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट हो रहे हैं। तो वहां से मैंने अपनी ग्रामर अच्छी कर ली, और फिर तो मेरे को ग्रामर में कभी कोई दिक्कत आई नहीं। अब आते हैं वोकैब वाले पार्ट पे। वोकैब पे सिर्फ मैंने प्रीवियस ईयर पे फोकस किया। काफी बच्चे कोई बुक उठा लेते हैं कि सारी जगह से वोकैब पढ़ लें। वोकैब तो बहुत सारी है दुनिया में, अब आप फॉरेनर्स वाली, आइल्स वाली पढ़ने जाओगे तो वो फिर अलग ही वोकैब है। मैंने सिर्फ एसएससी का प्रीवियस ईयर उठाया, और जो जैसे एक वोकैब है उसके 4 ऑप्शन भी हैं, तो मेरे को ऑप्शन में से कोई वर्ड नहीं आ रहा है, मैं उसे भी लिख लेता था अपनी डायरी में। तो मैंने हर वोकैब और उसके चारों ऑप्शन के पूरे नोट्स बना लिए थे, प्लस उन्हें 4 या 5 बार रिवीजन मार ही लिया था एग्जाम से पहले। तो फिर जैसे 900 वर्ड थे, किरण बुक से मैं पढ़ता था, तो 900 वो थे, और अराउंड जो ऑप्शन थे उनको मिला के 2000+ वर्ड्स हो ही गए थे मेरी कैब की डायरी में। तो मैंने इतने वर्ड्स याद कर लिए थे। उसके बाद तो फिर एक आध क्वेश्चन जो अलग आता था वो किसी को ही नहीं आता था, बाकी ज्यादातर पेपर प्रीवियस ईयर से रिपीट होता था। तो मैंने वो कैब पे तो मतलब काफी मेहनत की खुद ही के नोट्स बना के।
ये आपने बहुत सही बताया, मतलब कि आपने ऑप्शन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने ऑप्शंस थे उनको भी तैयारी कर ली। मुझे लगता है कि मतलब 2000 वर्ड काफी सफिशिएंट है, अगर आपने इतने प्रिपेयर कर लिए हैं तो उससे आप बाहर तो आना नहीं है। और फिर आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह करते ही होंगे, तो उससे भी मतलब आपको वहां पर बेनिफिट मिल जाता है, राइट। तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे आपने बताया मॉक टेस्ट आपने काफी दिए, तो कितने आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देते थे, कितने आपने मॉक टेस्ट अटेंड किए हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट एनालिसिस आप करते कैसे थे, ओवरऑल मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करते थे और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कैसे करते तो मॉक टेस्ट मैंने अराउंड प्री के तो मैंने काफी सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं हमारे एसएससी के 2018 से देना शुरू किया था। 18 19 एंड 20 के दिए थे मैंने, पूरे प्रीवियस ईयर कर दिए थे एसएससी वाले। एंड जो टेक्स्ट बुक की एक मॉक सीरीज चलती है प्री से पहले, उसमें 20 या 25 मॉक होते हैं, वो मैंने पूरे दिए थे। प्लस एक ग्रेड अप के 5 या 6 मॉक दे दिए थे, जिससे मेरे को अलग पैटर्न पता चल जाए, क्योंकि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे देते रहते हो तो वो थोड़ा सेम पैटर्न होता रहता है, आपका दिमाग सेट हो जाता है, फिर आपके मार्क्स इंक्रीज होने लगते हैं। लेकिन आप किसी और प्लेटफॉर्म में मॉक टेस्ट दोगे तो आपका दिमाग थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा कि ऐसा भी पेपर आ सकता है, तो अगर अलग पेपर आएगा तो आप उससे कमल हो जाओगे। तो मैंने अराउंड जो प्रीवियस ईयर पूरे थे उन्हें मिला के तो 100 मॉक टेस्ट वो प्रीवियस ईयर वाले तो हो ही गए होंगे। प्लस रैंडम मॉक टेस्ट मैंने 20-25 से ज्यादा नहीं दिए थे, क्योंकि मेरे को प्रीवियस ईयर पे ज्यादा भरोसा था अपने। प्लस पैटर्न चेंज करने के लिए मैंने ग्रेड अप के 5 या 6 मॉक दे दिए थे, क्योंकि जब आप एक ही तरह के मॉक टेस्ट देते रहते हो तो आपको लगता है कि हाँ हाँ इसमें तो मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, अब तो मैं पेपर में अच्छा कर ही लूंगा। अब किसी और प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट दे के देखो, तब आपको पता चलेगा कि यार पेपर का पैटर्न चेंज होके आया, तब आप कैसा परफॉर्म करोगे। तो वो मैंने कर लिया था। अब आते हैं इसके एनालिसिस वाले पार्ट पे। तो एनालिसिस के लिए मैंने ऐसे किया था, जैसे इंग्लिश का कोई वोकैब हुआ, प्रीवियस ईयर का मैंने मॉक लगाया और उसका वोकैब आया कोई, तो मैंने उसको अपनी डायरी में नोट कर लिया। या फिर कोई ग्रामर का क्वेश्चन मेरा गलत हो गया तो मैं उसको अपनी डायरी में नोट कर लेता था। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे कि मॉक टेस्ट में जैसे मेरा कोई वोकैब गलत हुआ और मैंने उसको वहीं के वहीं याद करके छोड़ दिया कि हाँ अगली बार मैं सही कर दूंगा, लेकिन आपकी जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो आप गलत ही करोगे एग्जाम में, जब तक आप उसे 5 या 6 बार रिवीजन नहीं कर लो। तो मैं नोट कर लेता था चीजों को, इंग्लिश की को, क्योंकि उन्हें नोट करना ईजी रहता है, ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है इंग्लिश। ये मैंने इंग्लिश के लिए किया। कंप्रीहेंशन वाला पार्ट मैं देख लेता था कि कहाँ गलती हो रही है, उससे मैं नोट करने बैठता था, फिर मेरा सारा टाइम चला जाता, उसमें मैं देख लेता था कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, और सेम कंप्रीहेंशन रिपीट भी नहीं होगा जितना मुझे पता है। हैं? बिल्कुल। फिर आते हैं मैथ्स वाले पार्ट पे। मैथ्स में ऐसा होता था कि मेरे को सिलेबस तो मेरा कंप्लीट था, सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट किया था जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर जैसे मेरा कोई मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो रहा है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेता था, और एक वन नोट करके सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप डिजिटल नोट्स बना सकते हो, वहां पे मैं एक फाइल बना लेता था स्क्रीनशॉट की। जैसे मैंने फाइल बनाई कि सीजीएल की 13 मार्च वाली सारी शिफ्ट के इसमें क्वेश्चन है जो जो मैंने गलत किए हैं या ओवर टाइम किए हैं, जैसे कोई बच्चा उसे 30 सेकंड में कर रहा है और मैंने 1 मिनट लगा लिया, तो फिर तो मैं एग्जाम में परफॉर्म अच्छा कर ही नहीं पाऊंगा। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं उसमें स्क्रीनशॉट करके डाल लेता था, क्योंकि नोट करने में अगर मैं बैठता तो मेरा 1 घंटा नोट करने में ही चला जाता। तो मैंने डिजिटल का सहारा लिया और मैंने सारे नोट्स बना लिए। और फिर जैसे मैंने आज जितने भी 2 या 3 मॉक दिए फ्री के, फ्री के 1 घंटे में होता है तो 2 मॉक तो आप इजीली दे सकते हो एग्जाम से पहले, उसके सारे क्वेश्चन मैं अगले दिन ही रिवाइज कर लेता था। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मैंने नोट कर लिया है आज सॉल्व करके देख लिया, अगर आप उसे अगले 2 या 3 दिन में रिवाइज नहीं करोगे तो वो आपकी मेमोरी से चला जाएगा। तो मैं तो ये बोलूंगा कि जैसे मॉक टेस्ट आपने दिया, एनालाइज किया, उसको 1 या 2 दिन के अंदर ही रिवीजन कर लो, जिससे थोड़ा आपकी मेमोरी में सेट हो जाए। और फिर जो आपकी वन नोट की फाइल्स थी या फिर आपने कॉपी में नोट किया है, एग्जाम से पहले उन्हें 1-2 बार और करके देख लो, जिससे आप जो गलतियां कर रहे हैं वो फिर एग्जाम में रिपीट ना हो। सेम फॉर रीजनिंग, मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए एंड एक फाइल बनाई, फिर उन्हें बार बार रिवीजन किया। जीएस का ऐसा था कि जीएस मतलब बहुत वास्ट है, तो मेरे को जैसे कोई अकबर का क्वेश्चन गलत हुआ तो मैंने वो तो अपना सही कर ही लिया, प्लस लूसेंट में जाके वो पूरा टॉपिक पढ़ लेता था, जिससे मुगल्स का फिर कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं। तो जीएस का मैंने ऐसे किया। और करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन होता था अगर आ रहा है, प्रीवियस ईयर का करंट तो वैसे इंपॉर्टेंट है ही नहीं, अगर मैंने कोई रैंडम मॉक दिया उसमें करंट का क्वेश्चन आ रहा है वो मैं नोट कर लेता था, क्योंकि वो इजी होता था। मॉक टेस्ट एनालिसिस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये पता चलेगा किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, किस कौन से टॉपिक आपके वीक है, कौन से स्ट्रांग है, और फिर आप उन पे वर्क भी कर सकते हो। इसलिए मॉक टेस्ट एनालिसिस जरूर करें जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर यश ने भी आपको बताया है। तो यश, आप रिवीजन के बारे में यहाँ पर बता रहे थे। यूपीएससी हुआ, एसएससी हुआ, या कोई भी एग्जाम हुआ, वहां पे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन के लिए ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए?
रिवीजन के लिए ओवरऑल स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि जैसे आपने सिलेबस एक टीचर से कंप्लीट किया, अब आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने नोट्स को फिर से जाके देखें। ये नहीं कि आप दूसरे टीचर पे चले गए, एक टीचर से पढ़ा, दूसरे टीचर से पढ़ा। एसएससी में मैंने ये देखा है कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं, एक टीचर से पढ़ा, फिर दूसरे टीचर के पास चले गए कि ये चैप्टर उनसे भी पढ़ के देखते हैं, ये अच्छा पढ़ाते हैं। फिर उनसे भी मतलब उनने अच्छा पढ़ाया, दूसरे टीचर ने, फिर उन्होंने बोला तीसरे टीचर से पढ़ के देखते हैं। तो मैंने तो ये बिल्कुल नहीं किया। मैंने अपने एक टीचर चूज कर लिए थे और फिर उनके जो नोट्स होते थे उन्हीं को रिवाइज करता रहता था। तो मतलब रिवीजन में आपको अपने नोट्स पर बहुत भरोसा होना चाहिए। प्लस मैंने वोकैब पार्ट में भी यही किया, एक अपनी प्रीवियस ईयर की वोकैब पकड़ी, उसी को रिवाइज करता रहता था। तो रिवीजन मतलब आपको अपने नोट्स को ही बार बार रिवीजन करना चाहिए, टीचर चेंज करने से बेटर। अब कोई चैप्टर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है तो आप कर सकते हो, बाकी अपने कंटेंट पे आपको भरोसा करना चाहिए, उसी के 5 या 6 रिवीजन आप कर जाइए एग्जाम से पहले तो काफी अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिन हम लोग कल यश और मैं डिस्कस कर रहे थे, तो यश ने मुझे बताया कि सर मैं एक टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च कर रहा हूँ जहाँ पर जो भी एस्पिरेंट्स को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, और मेरे नोट्स वगैरह भी वहाँ मैं शेयर करूंगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक शेयर कर देता हूँ। प्लस आप लोग इस तरीके के सेशंस अगर कंटिन्यू देखना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो उसकी टेलीग्राम की लिंक भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जहां पर आप टॉपर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एसएससी टॉपर और यूपीएससी टॉपर दोनों के साथ। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यश, कॉलेज टाइम का ऐसे कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो, जो आप अलग करते थे, या आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की, मतलब कॉलेज टाइम पे कितना टाइम देते थे आप, ऐसा कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहते हो जो आप ये तो अलग करते मतलब, हैं दूसरे स्टूडेंट से? हाँ, हाँ। ये तो मतलब काफी अनबिलीवेबल स्टोरी है पर यही हुआ है एक्चुअल में। लाइक कॉलेज 20 मार्च को कोविड लगा था कुछ, उससे पहले मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को अपनी लाइफ में करना क्या है। एक गेम हुआ करती थी पबजी करके, वो मैं पूरे दिन रात खेल रहा हूँ। और इवन जब मैंने प्रिपरेशन शुरू भी कर दी थी, जो मैं बता रहा था आपको 19 का ट्रायल अटेम्प्ट दिया था, तब भी मैं पढ़ाई के साथ खेलते ही रहता था। फिर जब मैंने 19 का थोड़ा मेन सेंस उसका हुआ, 18 नवंबर की एक शिफ्ट आई थी, उसमें मेरे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो गए थे, उसके बाद मैंने वो गेम अनइंस्टॉल कर दी। मैंने बोला गेमिंग वेमिंग में कोई करियर नहीं है, पढ़ाई कर लेते हैं। उसके बाद मैंने प्रॉपर अपना शुरू किया है जो भी पढ़ाई। और उस टाइम मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर लिया था। बस मतलब ऐप्स जो थे सारे पढ़ाई के थे। मेरा वॉलपेपर पे करंट अफेयर्स के वॉलपेपर लगे रहते थे, वो कैब के वॉलपेपर लगे रहते थे। मतलब कोई मेरा फोन देख लेता था ना एक बार खोल के, बोलता भाई क्या कर रहा है ये। मैंने बोला ऐसे ही है, अब मैंने यही सोच लिया है कि अब यही करना है। तो फिर मैंने गेम वेम तो कभी नहीं खेला, उसके बाद प्रॉपर पढ़ाई की। प्लस जब कोविड हुआ था तो काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी उस टाइम, मतलब सबके घर में ही आई थी। तो मेरे यहाँ भी थोड़ा फाइनेंशियल हो गया था उस टाइम। ऐसा था कि या तो मैं कुछ काम कर लूँ, ट्यूशन व्यूशन पढ़ा लूँ, या फिर मैं ये तैयारी कंटिन्यू रखूँ। तो जैसे तैसे करके मैनेज हुआ। और मतलब वो ऐसा लो टाइम था कि मैं तैयारी छोड़ ही देता, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा। और उस टाइम मैंने एक डायरी भी बनाता था, मतलब एक सीक्रेट डायरी काइंड ऑफ है, उसमें मैंने लिख के रखा था कि जब भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा मैं बहुत थैंक यू बोलूंगा सबको। तो मैंने जितने भी लोगों ने जिनने मेरी हेल्प की थी, मेरा फ्रेंड था एक, तो मेरी फैमिली, तो मैंने सबको थैंक यू बोला कि फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। उस टाइम के बाद मैंने काफ़ी मेहनत की थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, डायरी में एक नोट लिखा था मैंने। तो उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मेहनत करूंगा, बाकी देखा जाएगा जो होगा लाइफ में। तो ये बहुत अच्छी चीज आपने बोली है, आप पबजी खेलते थे लेकिन आपने फाइनली डिसाइड कर लिया, इंस्टॉल कर दिया, और फिर मुझे लगता है आपने फिर पबजी एप्लीकेशन कभी इंस्टॉल ही नहीं किया। तो ये बहुत अच्छी चीज है। जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हैं उनसे हमको दूर रहना चाहिए। 6-7 महीने, 1 साल, जब जितने टाइम भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो फुल डेडिकेशन के साथ आपको मतलब तैयारी करनी है, तभी आप यश के जैसे एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि मिस्टेक्स आपने कुछ की होंगी अपनी एसएससी प्रिपरेशन के दौरान, और एक एस्पिरेंट को कुछ इन मिस्टेक्स करने से बचना चाहिए, ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसी कोई मिस्टेक्स आप शेयर करना चाहते हो स्टूडेंट्स के साथ? मिस्टेक्स वही मैंने इनिशियल कॉलेज डेज में अपना टाइम वेस्ट किया, क्योंकि उस टाइम अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग अपनी, क्योंकि वो टाइम होता है कॉलेज में आप पढ़ सकते हो, तो उस टाइम अगर मैं अपनी मैथ्स और रीजनिंग इंप्रूव कर लेता तो मेरे को एग्जाम में काफ़ी फायदा मिलता। इनिशियल डेज में मेरी रैंक बहुत अच्छी आ गई होती, टॉप 100 में बहुत आराम से आ गई होती शुरू में ही, तो मेरा पहला अटेम्प्ट था तभी। और जो मैंने रिवीजन वाला बताया, मैं भी सेम चीज करता था, एक टीचर से पढ़ा, फिर दूसरे से पढ़ने पहुंच गया, तीसरे से पढ़ा। कॉन्सेप्ट मेरा वीक ही है, बस मैं टीचर चेंज किए जा रहा हूँ, यूट्यूब के मिनट बढ़ाए जा रहा हूँ टीचर के। तो फिर मैंने वो बंद कर दिया, मैंने एक ही टीचर के नोट्स बनाए, उन्हें ही बार बार रिवाइज किया।
तो सेम वही है। और मैंने सोशल मीडिया में अभी इनिशियल डेज में टाइम वेस्ट किया था, तो सोशल मीडिया में नहीं वेस्ट करो तो आप अच्छा रहता है, क्योंकि आप अगर फुल डेडिकेशन से करोगे तो 6 या 8 महीने में तैयारी हो जाएगी। और आप इन चीजों के साथ करोगे तो वो 1 डेढ़ साल खिंच जाएगी, क्योंकि आवर्स मैटर करते हैं। जैसे मैं एक दिन में 8 8 घंटे पुट कर रहा हूँ, और कोई 4 घंटे पुट कर रहा है सोशल मीडिया चला के, तो उसके महीने बढ़ जाएंगे। तो मैंने आवर्स पे कंसंट्रेट किया कि मेरे को अपने आवर्स बढ़ाने हैं, तो वो फाइनली मतलब ये सब गलतियां नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से किसी एस्पेक्ट। आप बहुत सही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं कि लोग बाग बोलते हैं कि हमारा 6 मंथ्स में प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, 1 साल में प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप समय कितना दे रहे हो वो इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप समय कम दोगे तो वो प्रिपरेशन का टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा और सिलेक्शन उतना ही लेट होगा। बहुत सही चीज आपने यहाँ पर बोली है। तो इसलिए आप सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहें और अपना जो टाइम है पूरा स्टडीज पे ही फोकस करके अपनी तैयारी को यहाँ पर आप करें। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं इसमें। एक जो गलती मैंने की थी कि मैं कभी भी पढ़ रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया रात के 4 बजे पढ़ रहा हूँ, सुबह 9 बजे 8 बजे जब भी नींद खुल रही है तब उठ रहा हूँ। तो वो आप थोड़ा नहीं करें, क्योंकि एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, फिर वो एग्जाम के दिन आपको प्रॉब्लम देगी। तो फिर मैंने जब प्री के बाद अपना पूरा शेड्यूल एडजस्ट किया कि 9 बजे सो ही जाना है, नींद आए या नहीं आए, और सुबह इतने बजे उठ जाना है, वो बहुत फायदेमंद की, क्योंकि फिर एग्जाम में प्रेशर नहीं आता आपको। और अगर आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक एडजस्ट नहीं कर पा रहे, सोने और उठने का टाइम एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर प्री के दिन आपको एंजाइटी हो जाएगी कि पेपर कैसा जाएगा, मैं अभी सोया भी नहीं हूँ, 3 घंटे सोया हूँ। तो वो आपको सोने और उठने का टाइम भी थोड़ा मैनेज करना चाहिए। जब आप एग्जाम अटेंड करने जाते हैं तब क्या एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी होना चाहिए, वो लास्ट के 2 3 दिन तब क्या करना चाहिए एक एस्पिरेंट को? मैं इसमें तो मेरा एक बहुत फनी इंसिडेंट है, मैं वो बता देता हूँ आपको। लाइक एग्जाम वाले दिन मैं 3 बजे सोया था, और 7 या 8 बजे पहुंचना होता है वहां पे, शिफ्ट में पहली शिफ्ट थी मेरी। तो मैं 3 4 घंटे सो के चला गया था, फिर भी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि 3 ही घंटे सोया हूँ, मैंने कि मैं पढ़ा हूँ, मेरा अच्छा हो जाएगा। तो एग्जाम से एक दिन पहले यूट्यूब पे एक टीचर थे, उनने बोला था कि मैं क्या करता था मॉक टेस्ट में, सबसे पहले जीएस और इंग्लिश कर लेता था, फिर मैथ करता था, और फिर रीजनिंग, फिर सेकंड राउंड में मैं अपनी मैथ पे वापस आता था। तो और रीजनिंग भी करता था। तो उन टीचर ने ऐसा कुछ बोल दिया था कि पहले मैथ्स बहुत टफ आ रहा है या रीजनिंग बहुत टफ आ रहा है, तो मैंने एग्जाम में जाके अपना पैटर्न ही चेंज कर दिया। मतलब मैं अपने नेचुरल बिहेवियर से डेविएट हो गया, जो मैं घर पे मॉक टेस्ट में कर रहा था वो डेविएट हो गया। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब लास्ट दिन तो आप यूट्यूब बंद करके रख दो, कोई नहीं, लास्ट दिन पढ़ाई भी मत करो, क्योंकि जो आपने 6 महीने पहले पढ़ाई की होगी और मॉक टेस्ट में जो घर पे परफॉर्म किया होगा वही करना, क्योंकि वही ज्यादा फायदेमंद है। और आपको स्ट्रेटेजी चेंज भी करके देखनी है तो घर पे चेंज करके देखो, एग्जाम में कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में अगर आप नया एक्सपेरिमेंट करोगे तो बहुत प्रेशर आ जाएगा। जैसा कि मैं बताता हूँ, मैंने अपना पहला राउंड कंप्लीट कर लिया, जीएस इंग्लिश, मैथ मेरी थोड़ी बिगड़ गई थी और रीजनिंग भी थोड़ी अच्छी नहीं हुई थी। तो मैं अपना रीजनिंग छोड़ के मैथ का पार्ट करने लग रहा हूँ, और ये पता चला कि उस वाली शिफ्ट में मैथ सबसे ज्यादा टफ आया था, वो मेरे से वो बन ही नहीं रहा था। फिर लास्ट के 8 मिनट बचे थे शायद क्लॉक में, और फिर मैंने बोला या तो मैं उस टीचर की बात मान लेता हूँ या फिर मैं अपने मन की कर लेता हूँ। तो मैंने बोला अपने मन की करता हूँ, जो होगा तो देखा जाएगा। और मेरे को याद है क्लॉक में 8 मिनट से 3 मिनट जब हुए तब मैंने अपनी पूरी रीजनिंग खत्म कर दी, 25 में से 23 क्वेश्चन कर दिए थे। बाकी 3 मिनट में मैंने मैथ्स के 2 4 क्वेश्चन और बनाए, 2 या 3 क्वेश्चन बना पाया था, बाकी फिर मैंने तुक्के लगा दिए थे, मैथ छोड़ने की आदत नहीं थी। और मैं एग्जाम के बाद रोने लगा कि ये मैंने क्या किया। मतलब जरा सी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी चेंज करने के चक्कर में पूरा मेरा पेपर बिगड़ गया था। पर फाइनली जीएस में मेरे थोड़े अच्छे मार्क्स आ गए थे उस टाइम, तो ठीक ठाक ओवरऑल स्कोर ठीक ठाक बन गया था। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि लास्ट दिन आप वही करें जो आपने पिछले 1 महीने से मॉक टेस्ट में करते हुए आ रहे हैं। लास्ट 10 15 दिनों में मुझे लगता है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी चेंज करना चाहिए, कुछ नया पढ़ना चाहिए, और अपने रिसोर्सेस जो आपने मतलब इतने समय से यूज करते आ रहे हैं उन्हीं पे स्टिक रहें और चीजों को रिवाइज करें। ये गलती करने से बचें कि लास्ट टाइम पे कुछ नया पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लास्ट दिन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो ये गलतियां ना करें, क्योंकि इस गलती से आपका परफॉर्मेंस ही बिगड़ेगा। यश के लिए तो लकीली ये काम किया, उनके मतलब जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में उनके नंबर अच्छे आ गए थे, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए वर्क ना करे और फिर आपके सिलेक्शन में भी यहाँ पर इशू आए। तो यश, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आगे के लिए? जैसे एक एसएससी एस्पिरेंट ज्यादातर यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करता है, तो क्या अब आप यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए प्लान कर रहे हैं या आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? अभी यूपीएससी का तो मैंने उतना नहीं सोचा, क्योंकि ऑप्शनल वगैरह बहुत बड़ा पार्ट है जो कि कंप्लीट करने में मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा। पर जो मेरा स्टेट पीसीएस है उसका मैंने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है,
अपने कॉलेज डेज में एमपी का मैं पढ़ता रहता था, क्योंकि मेरी दीदी मेरे को इनिशिएट करती रहती थी कि पढ़ ले, वो अपनी कोचिंग पे भी ले जाके बैठा देती थी। मेरा मन नहीं होता, मेरे को पता है मैं गेम खेलना है मेरे को तो, लेकिन वो ले जाके बैठा देती थी 2-3 घंटे। तो तब मैंने काफी अच्छा अपना एमपी का पार्ट कर लिया था। तो मैं उस तरफ थोड़ा अपना एफर्ट मारूंगा अब आगे। अच्छा, अब आपके आगे एमपीपीएससी और फिर उसके बाद अगर होगा तो फिर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए प्लान करेंगे। अब हम एक राउंड की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे रैपिड फायर राउंड है, जहाँ पे मैं आपसे कुछ 3-4 क्वेश्चन क्विक पूछूंगा और आपको उसका एक वर्ड या एक सेंटेंस में उसका आंसर करना होगा। ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस? इफ यू आर डिसिप्लिन्ड देन ऑनलाइन, और नॉट डिसिप्लिन्ड देन ऑफ। ओके, हु इज योर इंस्पिरेशन एंड व्हाई? माई इंस्पिरेशन इज लाइक माई फादर, क्योंकि उनने बहुत कुछ सफर किया है मेरे को यहाँ तक लाने के लिए। क्योंकि मैंने प्राइवेट जॉब भी उनसे पूछ के ही छोड़ी थी कॉलेज के बाद। तो उसके बाद भी काफी चीजें खराब हुई, पर उनने आज तक ये नहीं बोला कि तूने तेरा डिसीजन गलत था। तो ही हैज बीन माई इंस्पिरेशन ओवरऑल। हॉलीवुड या बॉलीवुड? आई वुड गो फॉर बॉलीवुड, इंडियन ही अच्छा लगता है। ड्रीम प्लेस वेयर यू वांट टू गो, मतलब अब आप जाना चाहते हैं वहां पे? ड्रीम प्लेस इज लाइक पेरिस और समथिंग, समथिंग लाइक पीसफुल एंड काम। ओके ओके, तो यहाँ पे हमारा इस राउंड का भी जो है अंत होता है। आप लास्ट कोई मैसेज एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं जो उनके लिए उनकी प्रिपरेशन में हेल्प करे? मैसेज में यही देना चाहूंगा कि आप सिलेबस अपना सबसे पहले कंप्लीट करें, और रिवीजन पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अपने सोर्सेज चेंज ना करें। और अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल आपने बता ही था, बाकी मैं अपना बता देता हूँ। यूट्यूब पे एक छोटा सा चैनल है मेरा, वहाँ पे मैं वीडियोस बनाता हूँ स्ट्रेटेजी वगैरह से रिलेटेड, एसएससी विद यश जैन। तो वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी मैं क्वेरीज का रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। तो वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो YG_CFS, वहाँ पे आप मुझसे कोई डाउट पूछ सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर डाउट्स का रिप्लाई देने का ट्राई करता हूँ, जितना मेरे पे टाइम होता है उस हिसाब ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू यश फॉर योर टाइम। और हम इस तरीके के और भी सेशंस लाते रहेंगे। सारी जो लिंक्स वगैरह हैं हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।